अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आती हुई मज़ेदार सी सर्दी में आप सब कैसे हैं? मौसम की तब्दीली आपके ऊपर भी खुशगवार असरात मुरतब करे, हम इसके लिए दुआगो हैं। हमारा आज का प्रोग्राम काफ़ी दिनों बाद आपके सामने एक दिलचस्प मौजू के साथ हाज़िर होने की जसारत कर रही हूँ। मौजू है हमारा, हम रिलेशनशिप बिल्डिंग में पेरेंटहुड में कहाँ खड़े होते हैं, अडल्ट पेरेंटहुड के अंदर। यानी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स भी बड़े हो जाते हैं, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग की ये स्टेज हमें लाइफ में कौन सी मनाजिल की तरफ लेकर जाती है, हम कौन सी मंजिलें, कौन से रास्ते में लैंडमार्क्स होते हैं जिनको तय करते हुए हमने भी आगे जाना होता है। तो इस छोटी सी, ऐसे लगता है कि ये तो कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, ख़ास इशू नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। थ्रू आउट ऐसे ही होता आया है, हमने गौर नहीं किया, इसीलिए हमने इसको ठीक भी नहीं किया। तो अब देखते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और ये कैसे होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और हम इसको किस तरह से पॉजिटिवली रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, बड़े होने का मतलब ये है, बीइंग पेरेंट्स हम 50 क्रॉस कर लेते हैं। तो हमारे बच्चे 20, 25, 30 प्लस हो जाते हैं। अगर पेरेंट्स की शादी अर्ली एज में हुई है तो अर्ली एज में क्या होता है कि पेरेंट्स इस तरीके से उनका और बच्चों का गैप थोड़ा कम होता है, और ऐसे में बच्चे आपके साथ ग्रो कर रहे होते हैं। तो जब बच्चे और पेरेंट्स तकरीबन उनके बीच में 15-20 साल का फ़र्क हो, यानी अमूमन आपको पता है अर्ली एजेस में शादी हो जाती थी। अभी भी काफ़ी एरियाज़ में ऐसा होता है कि माँ की शादी 15-16 साल की उम्र में लड़की की शादी हो गई, 17-18 साल की उम्र में वो माँ बन जाती है। बहुत हमारा जो मिनिमम गैप अगर हम हिस्ट्री में देखें तो 13 साल की उम्र में भी लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो इस तरह से जो बच्चों का गैप है वो कम होता था। ये कुछ पिछले अरसे में हमारे यहाँ जब लेट मैरिजेस स्टार्ट हुई तो लड़कियाँ 20, 25, 30 साल की उम्र में शादियाँ हो रही हैं, 32, 33, 34, 35 में शादियाँ हो रही हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका और आपके बच्चों का बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। जब आपके बच्चे जवान होते हैं तो आप ऑलमोस्ट ओल्ड एज की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये जो मिड एज होती है कि जहाँ पर माँ बाप की शादी 20 प्लस में हुई और आपका और बच्चों का गैप कुछ 18 से 20 और फिर ऑनवर्ड रहा। ऐसे में जब हम जो पेरेंट्स होते हैं वो 55 और 60 की एज तक पहुँचते हैं और बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो एक जेंडर की चीज़ होती है, जो जेंडरहुड होता है, वो बड़ा नहीं होता, वो रिवर्स चलना शुरू कर देता है। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, पेरेंट्स छोटे हो रहे होते हैं। इमोशनली उनकी अटैचमेंट ऊपर जाने की बजाय वीक हो रही होती है। यहाँ पर टकराव पैदा होता है बच्चों का बच्चे पेरेंट्स के, जितने भी बड़े पेरेंट्स हैं उनकी जो औलाद है वो बच्चे ही हैं उनके लिए। तो ऐसे में क्या गैप्स पैदा हो जाते हैं। जो बड़े होते हैं पेरेंट्स हमारे, उनका वो जो एक्सपीरियंस होता है, जो उन्होंने लाइफ से अर्न किया होता है। अब देखें, अगर मेरे वालिद 60 प्लस हैं और मेरी एज 30 प्लस है, तो वो जो 30 इयर्स उन्होंने अर्न किया है एक्सपीरियंस, हम उनके फेलियर्स और सक्सेस की बात नहीं कर रहे कि वो कितने कामयाब हैं और कितने नाकाम हैं। हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने 30 साल मुझसे ज़्यादा अपनी एज अर्न की है। एज अर्न करने का मतलब कि उन्होंने वो 30 साल मुझसे ज़्यादा ज़िंदगी को फेस किया है। उसमें उन्होंने इमोशंस, किसी भी तरह के सक्सेसेस, फेलियर्स, डिज़ास्टर्स ऑफ लाइफ, सब कुछ फेस किया होगा। हेल्थ के हवाले से फेस किया होगा, फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कुछ किसी भी तरह की चीज़ों को, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से मुझसे 30 साल ज़्यादा उन्होंने फेस किया है। हम बीइंग
चिल्ड्रन क्या करते हैं, हम विजिलेंट हो सकते हैं पेरेंट्स से ज़्यादा, हम ब्रेनिकल भी हो सकते हैं, हम इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, हम उनसे ज़्यादा स्मार्टली प्ले भी कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी हम उनसे एज के एक्सपीरियंस को अर्न करने में कम हैं। जैसे हम अपने बच्चों से बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे बड़े हैं, होता क्या है कि पेरेंट्स को हमसे वो झुंझलाहट पैदा होना शुरू हो जाती है कि बच्चे शायद, पेरेंट्स ने हमें बड़ा डिपेंडेंट उसमें रखा होता है, हमारी देखभाल की होती है। जब हम बड़े होते हैं ऑब्वियसली हम इंडिपेंडेंट डिसीजन करने के लिए लाइफ में चलते हैं, तो हम अपनी उस इंडिपेंडेंसी में पेरेंट्स की जो मदाखलत है, जो कि शायद मोस्ट ऑफ द टाइम राइट वे पर होती है, लेकिन हमसे वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती। कुछ पेरेंट्स बहुत ओपन होते हैं, वो अपने बच्चों को साथ लेकर चलते हैं और लाइफ सारी उनके ऊपर छोड़ देते हैं, और वो कहते हैं कि भाई ठीक है, अब तुम बड़े हो गए हो, अब जाओ, अब लाइफ से लड़ो झगड़ो, जो भी है, कहीं ज़रूरत पड़े तो आ जाओ। कुछ अगर हम सिनेरियोज़ देखें तो ये एक अच्छा एटीट्यूड है, लेकिन बिल्कुल भी छोड़ देना अच्छा एटीट्यूड नहीं है। नॉर्मल रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या है पेरेंट्स और बच्चों की जब वो ग्रो कर रहे हैं? नॉर्मल पेरेंटशिप ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं जब वो बड़े हो रहे हैं और बच्चे जो हैं वो भी 35 से अबव जा रहे हैं, तो आपने हैंडसम लाइफ अर्न कर ली है, आपके पेरेंट्स भी आगे हैं, आप भी अब आगे हैं। 35 से नीचे अभी आप एक हार्डशिप की लाइफ में होते हैं, 35 से ऊपर नियर टू 40s होते होते आपने अच्छी खासी लाइफ अर्न कर ली होती है। ऐसे में आप पेरेंट्स के इस कुर्बत में होते हैं कि जहाँ पर यू कैन डिस्कस, यू कैन सिट टुगेदर, यू कैन डिस्कस, शेयर, और आपके व्यूज़ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। हमारी जनरेशन्स में कुछ थोड़े से तरबियत के गैप्स हमारे पेरेंट्स की तरफ ऑब्वियसली रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे जो दादा परदादा थे, उन्होंने हार्डशिप्स में वो बड़े हुए थे, उनकी तरबियत में बड़ी हार्डशिप्स डाली गई थी। हमारे दादाओं ने हमारे माँ बाप की जो तरबियत की ना, तो उनको स्पून फीडिंग ज़्यादा की है। हमारे पेरेंट्स ने हमें फैसिलिटेट करने की कोशिश की, हम ज़्यादा ही फैसिलिटेट हो गए। यकीन करें, हमारी जनरेशन में और हमसे एक और जनरेशन प्लस कर लें, क्योंकि उससे आगे तो जनरेशन ही नहीं है, वो तो एक झाग है। हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं करते, हम तो उनको बिल्कुल उनकी टीचिंग ट्रेनिंग में फ़ेल हैं। वी आर फेलियर पेरेंट्स। ये डिक्लेयर इसलिए कर रही हूँ कि हम कुछ भी कर लें, हमारे बच्चों में कोई गॉड गिफ्टेड सलाहियत, जितनी भी सलाहियतें हैं, हमने तो उनको भी स्पॉइल करने की कोशिश की है। हम जो हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहे, वी आर फेल। जो हमारे पेरेंट्स का उनके पेरेंट्स के साथ था, उसकी बहुत गहरी वजूहात है। हमारे पेरेंट्स ने अगर हमें फैसिलिटेट किया, तो हमने उनकी उस फैसिलिटेशन को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। हमारे पेरेंट्स के पास जब वो हमारी एज में थे, तो उनके पास फुल फ्लेज फैमिली सिस्टम्स थे। जब वो ग्रैंड पेरेंट्स की एज में आए, तो उनके पास वो फैमिली सिस्टम्स अवेलेबल नहीं हैं, उनके पास अपने बच्चों की वो गैदरिंग अवेलेबल नहीं है। अब ऐसे में आजकल मैं देखती हूँ जो राइज हो रहा है इशू, बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है बच्चियों के हवाले से। पहले बच्चियां बहुत ज़्यादा जॉब नहीं करती थी, फीमेल बहुत ज़्यादा जॉब नहीं करती थी। अब मोस्टली फीमेल्स जॉब ओरिएंटेड हैं। मदर्स अपनी ग्रिप रखना चाहती हैं बच्चियों पर, एक अच्छी बात है, एक सेफ्टी की बात है, एक सिक्योरिटी की बात है। मगर यहीं पर आप ये नहीं सोच रहे बीइंग पेरेंट कि आपकी बेटी की जो पर्सनैलिटी है वो कितनी डैमेज हो रही है, उसकी इंडिपेंडेंस, जो कि उसने, जैसे आप अपनी बच्ची को शादी के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो अगर 30+ है और उसकी शादी हो रही है और उसने इतने साल आपकी डिपेंडेंसी में ज़िंदगी गुजारी है, आपको फॉलो किया है,
किस तरह से आप ये सोचते हैं कि एकदम अचानक एक रात में वो किसी और के सुपुर्द अपने आप को कर देगी? वो किस तरह से अपने सेट पैटर्न्स को, अपने माइंड सेट में पैदा हुई हुई सोचों को, उन हैबिट्स को एकदम से छोड़ देगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आजकल मैरिटल रिलेशनशिप्स में, इसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो इश्यूज़ आ रहे हैं अमूमन फीमेल्स को, वो यही इश्यूज़ हैं कि एक तो लेट मैरिजेस हो रही हैं। आफ्टर 30 आप हैबिट्स के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि उन्हें चेंज करना बहुत मेहनत मांगता है। और अब जब आप इतना अरसा मैच्योर माइंड के साथ एक ख़ास सेटअप में ज़िंदगी गुजारते हैं तो स्विच करना मुश्किल हो जाता है। और लड़कियां थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेती हैं क्योंकि उनको बड़ा मुश्किल लगता है कि मर्द तो चेंज नहीं हो रहा उनके लिए, वो क्यों चेंज हों। ऑब्वियस सी बात है कि वो क्यों चेंज हों, बट माय डियर सिस्टर्स, हमें इसलिए चेंज होना पड़ता है कि हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, हम ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को लर्न करके छोड़ सकते हैं। और मैं यहाँ पर मर्द के साथ किसी मुकाबले को कभी भी जगह और दावत नहीं देती। मर्द अपनी जगह पर खड़ा है। हमें अपनी लाइफ से बीइंग फीमेल दो चीज़ों को माइनस करना पड़ेगा। एक, हमें मर्द के साथ वो मुकाबला ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा, हमें मर्द के साथ ऐसे ही उलझना छोड़ना पड़ेगा, तब हम एक अच्छी सोसाइटी डेवलप कर सकेंगे। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जब वो 60 प्लस हो जाते हैं तो उनके साथ भी यही होता है। वो दोनों मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। उनका जो टकराव है वो बेजा है, बेजा। वो बस इस वक्त कुछ और हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। उस टकराव के इफ़ेक्ट्स बच्चों पे पैदा होते हैं। हमारे पेरेंट्स के लिए बाहर की सोसाइटीज़ जितनी भी हैं, पाकिस्तान को छोड़कर, ठीक है, बाकी हर जगह पर ये बात अवेलेबल है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी कंपेनियनशिप स्ट्रॉन्ग होती है, आप एक दूसरे के लिए यूज़फुल हो जाते हैं। और वो जो आफ्टर 60s, आफ्टर 65 अगर मियाँ बीवी ज़िंदा हैं तो वो एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग में जाते हैं, इट इज़ अमेजिंग। वो बॉन्डिंग होती है कि शायद आप रियल लव अपनी लाइफ का हासिल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस एज में तो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं, पीछे करने लग जाते हैं, और बच्चों को 2 पार्ट में तकसीम होना पड़ जाता है। इस वक्त हम छोटे बच्चों के इश्यूज़ को क्या एड्रेस करेंगे? हमारे तो ये मिड एज इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं इस वक्त कि अगर मैं ये सोचती हूँ कि हम इसके लिए बैठे नहीं, सोचा नहीं, तो शायद आने वाले कुछ सालों में, कुछ साल भी बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, शायद आने वाले 6-7 महीने या 1.5 ईयर के अंदर हम अपनी सोसाइटी में जो डाइवोर्स का लेवल है वो न्यू डाइवोर्सी नहीं होंगे, वो मिड एज डाइवोर्सी ज़्यादा होंगे, क्योंकि हम इस चीज़ को बिल्कुल हैंडल नहीं कर रहे, हम इसको एड्रेस नहीं कर रहे। पेरेंट्स के नेगेटिव, ओल्ड एज पेरेंट्स के अपने मिड एज बच्चों की लाइफ के ऊपर जो इफ़ेक्ट है, जो उनके अंदर इन्वॉल्व होना है नेगेटिवली, वो इतना नेगेटिव है कि बच्चियाँ अपनी पर्सनालिटी को डेवलप ही नहीं कर पाती। वो उनकी जो लाइफ है, देखें, लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी माँ का रेप्लिका बनना है। लाइफ का मतलब ये नहीं है कि एक मर्द ने अपने बाप का रेप्लिका बनना है, फिर तो रेप्लिकास पैदा होते ना, इंडिविजुअल्स कैसे पैदा होते। मैं अगर बीइंग डॉटर, मेरी डेवलप्ड सेल्फ का मतलब ये है कि मुझे मेरी डेवलपमेंट में मेरी अपनी सेल्फ नज़र आए और मेरे पेरेंट्स की तरबियत नज़र आए, ना कि मेरी सेल्फ में मेरी माँ का रेप्लिका नज़र आए। मेरी माँ का रेप्लिका नज़र आए जो उसने मेरी तरबियत की, जो उसकी गुड ट्रेनिंग है वो नज़र आनी चाहिए। मेरी रिफाइंड पर्सनालिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरी माँ के अंदर कोई नेगेटिविटी थी और उसने मुझे नेगेटिव बना दिया, मेरी माँ की पॉजिटिविटी थी, मैंने एज इट इज़ उसको पकड़ लिया, तो फिर मैं तो कहीं नहीं हुई। इसी तरह से ये हमारे वो ट्रेडिशनल हैबिचुअल
बिहेवियर्स हैं जो हम नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र करते हैं। और मैंने ऐसे पेरेंट्स आजकल देखे हैं कि यकीन करें कि अगर उनके बच्चे गलती का मतलब ये है कि अगर वो बाय फोर्स थोड़ा सा डेवलप होने लगते हैं तो माँ बाप उनको नेगेटिवली ये कहते हैं कि तुम तो आज़ाद हो रहे हो, तुम तो निकल गए हो हाथों से। यानी बच्चे का, एक इंडिविजुअल पर्सन का डेवलप होना आज़ादी है। नेगेटिवली आप ये समझते हैं कि आपके बच्चे ने अकेले जाकर कुछ शॉपिंग कर ली तो वो बिगड़ गया, आपके बच्चे ने थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड कर लिया तो वो बिगड़ गया, आपकी बेटी ने अपनी लाइफ में कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए डिसीजन ले लिया तो वो बिगड़ गई। दिस इज़ नॉट पेरेंटहुड। आपकी बेटी को कोई प्रॉब्लम है और वो कोई डिसीजन लेना चाहती है और आप इस वक्त 21st सेंचुरी में उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो जो पहली दूसरी सेंचुरी के अंदर ख़वातीन पिसती थीं और वो उसी जुल्म को बर्दाश्त करती थीं, वो ख़ानदानों की इज़्ज़त की खातिर खुद को ख़त्म कर देती थी। इस वक्त 21st सेंचुरी में डेवलप्ड ब्रेन के साथ हम फिर वैसे ही करें तो ये गलत पेरेंटहुड है। आप आज इस वक्त औरत को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप बीइंग मदर, आप एक औरत को मजबूत होने की बजाय आप उसको इस बात पर बुज़दिल बना रहे हैं कि यू हैव किड्स और यू हैव नो राइट टू टेक डिसीजंस, टू टेक लिव विद योर रेस्ट ऑफ माइंड। ये गलत है। आपको मामला फहमी की तरफ बढ़ना है। मेरी अपने ओल्ड पेरेंट्स से इस वक्त एक बहुत ज़रूरी दरख्वास्त है कि आप सब अपनी वो विजिलेंस यूज़ करें, अपने उस पर्सनालिटी का वो गोल्डन पार्ट यूज़ करें जिसकी हम सबको बीइंग चिल्ड्रन ज़रूरत है। मैं कभी बैठूं और सोचूं कि दैट आई नीड सम फोर्स, मुझे किसी की ज़रूरत है, कोई ऐसी फोर्स चाहिए जो मुझे ये कहे कि ये देखो यहाँ तुम स्टक हो तो दिस इज़ द वे, ये एक रास्ता है जहाँ पर रोशनी फूट सकती है। तो मुझे अपने इर्द गिर्द ऐसा कोई बुज़ुर्ग, ऐसा कोई ओल्ड फ्रेंड, ऐसा कोई ओल्ड पेरेंट नहीं मिलता कि जिसके पास मैं जाऊं और वो उस विजिलेंस ऑफ एक्सपीरियंस से मुझे सुने। मेरे सर पे हाथ नहीं रखता तो ना रखे, मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे थोड़ा सुकून दे, प्यार दे, अपना आप दे और कहे कि देखो इस तरह सोचो, ये भी ज़िंदगी के ज़ाविये हैं। ऐसा कोई पेरेंट नहीं मिलता, क्योंकि जब मैं पेरेंट्स को देखती हूँ तो वो इतने वीक हैं कि मुझे लगता है कि दैट आई एम सो स्टूपिड कि मैं अपनी छोटी सी किसी भी फियर ऑफ लाइफ से अपने इन पेरेंट को वीक करूँगी तो मैं अपने उस फियर को धकेल देती हूँ और उन पेरेंट्स के लिए फिर अपनी पावर जनरेट करती हूँ। अच्छी बात है, मैं पावरफुल हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को, अपने इर्द गिर्द जो भी कोई पेरेंट्स ऐसे मौजूद हैं उनको पावर दे दूँ, मगर मुझे भी तो पावर चाहिए, मैं भी तो चाइल्ड हूँ, मुझे पावर कौन देगा। आप सब पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, हम सब जो आपके बच्चे हैं जो गलती से बड़े हो गए हैं, हमें बड़ा होना तस्लीम कर लें कि अब हम उस एज में हैं जहाँ पर हम अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के काबिल हैं और हमें उसमें आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी हदायत चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका शक नहीं चाहिए, आपकी डांट चाहिए सही होने के लिए, आपकी डांट बुज़दिल होने के लिए नहीं चाहिए, आपका वो तजर्बा चाहिए जो आपने ज़िंदगी से हासिल किया है। आपकी कमज़ोरी दीजिए हमें, हम दूर करेंगे, लेकिन हमारी कमज़ोरियों के लिए हमें वो पेरेंटहुड दीजिए। हमें इसलिए ज़रूरत है कि हमने अपनी बिगड़ी हुई नस्ल को संवारना है। आप सबके लिए, अपनी एज ग्रुप और हम मेरे से सेकंड 1-2 जनरेशन्स के लिए कि हम अपने पेरेंट्स के साथ बहुत प्यार करें, उनको वो लव केयर दें और अपने से जो बड़े पेरेंट्स हैं उन सब से रिक्वेस्ट कि हम आपसे प्यार करते हैं मगर हमें आपका साथ चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।